आज के समय में माता पिता के लिए आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे उनका बॉन्ड उनके बच्चों के साथ अच्छा बने, बेहतर बने? पुरानी जनरेशन अपने आप को अडेप्टेबल नहीं कर रही है। अगर अब आपको बच्चों से कनेक्ट रहना है तो आपका उनको फ्रेंड बनना पड़ेगा। अब गाइडिंग तो पेरेंट्स के पास कम गाइडिंग है। हमारे जमाने में पेरेंट्स ज्यादा गाइड करते थे, पर आजकल बच्चे पेरेंट्स से तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं ना। उनको हर क्वेश्चन का आंसर गूगल पे मिल रहा है। यानी कि पेरेंट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा। अगर वो बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो अगर आप उनको ज्यादा डांटोगे करोगे तो वो अलग हो जाएंगे। क्योंकि आपने जहाँ जितनी इनकम बनाने की कोशिश करी अपने पूरे जीवन में, वो 10-11 बजे उठ के भी उस इनकम लेवल पे पहुंच जाएंगे। इफ द न्यू जनरेशन इज फ्लाइंग, लेट देम फ्लाई। आपके पर कतरे थे आपके परिवार वालों ने, अब बच्चों के पर आप क्यों कतर रहे हो? सर, जैसा एक घर में 3 जनरेशन हमारी रह रही है, तो क्या ये पॉसिबल है कि तीनों जनरेशन में आपस में प्यार बना रहे? पॉसिबल है। आपको अपने आप को बॉस मानना बंद करना पड़ेगा। आपको न्यू जनरेशन को अडॉप्ट करना पड़ेगा। कहीं भी साथ जा रहे हैं, अगर ओल्ड जनरेशन खर्च कर रही है तो वो घर साथ चलेगा, और अगर वो उम्मीद कर रहा है ओल्ड जनरेशन की न्यू जनरेशन खर्च करे तो प्यार खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जब बुजुर्ग साथ है और बुजुर्ग के पास पैसा होते हुए वो खर्च नहीं कर रहा है, फिर उसको कोई कैरी नहीं करेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इशिका चंदेलिया और आज पॉडकास्ट वाले चैनल पे मैं एक बहुत ही खास गेस्ट को लेकर आई हूँ जिनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, जो कि एक सीए हैं। अब सीए मैं आपको बताती चलूँ कि एक सीए वो होते हैं जिन्हें आप जानते हैं, और ये वो सीए हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी से सीए चलते आ रहे हैं, जिनको काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, और ये लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। तो आपको मिलवाते हैं अनुराग सर से। अनुराग सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको मुझे बुलाने के लिए। अनुराग सर से मिलने के लिए लाखों की लाइनें लगी रहती हैं। इनके जो अभी मैंने लाइव सेशन देखा था, बहुत ही कमाल का था। आप भी जरूर जाके देखें। सर, जैसा कि हमने देखा कि मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, वो विकसित भारत के बारे में बात करते हैं, तो 2047 विकसित भारत को आप किस तरह से देखते हैं? मोदी जी का विजन बहुत अच्छा है। विकसित भारत बनेगा बिजनेसमैन से, है ना। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिशर्स की बनाई हुई है, आजादी से पहले की। वो सर्वेंट्स पैदा करने वाली थी। इन्होंने का विजन आया स्टार्टअप्स का, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी। ये पॉडकास्ट जो नए सिस्टम आए, हजारों नए बिजनेसेस बन के आए। कितने सारे अपन देख रहे हैं, ओला आया, उबर आया, व्हाट्सएप इंडस्ट्री आई, इंस्टाग्राम इंडस्ट्री आई। तो ये जो बिजनेस टेकिंग कैपेसिटी है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, जैसे जैसे ये बढ़ेगी, बिजनेसमैन ही विकसित कर सकता है। सर्विस क्लास कभी भी विकसित नहीं कर सकता है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मोदी जी ने ये बिजनेस कल्चर इंडिया में डेवलप किया। या राइट। तो सर, जैसे पहले के समय में और आज के समय में बच्चों की परवरिश में कुछ गड़बड़ आपको लगती है जिसमें हमें सुधार करना हाँ, चाहिए? अभी तक क्या है, वो ब्रिटिश सिस्टम में ना जो सर्वेंट क्लास की सिस्टम थी, तो उसके वजह से बच्चों बहुत नौकरी के तरफ ज़्यादा बढ़ते थे। तो हर किसी के घर में बच्चे जो हो रहे थे वो टुवर्ड्स सर्विस जा रहे थे। आज की डेट में अब हमको चाहिए कि बिजनेस की तरह उसका एटीट्यूड, उसको स्किल्स बाहर डेवलप कराएं। अपन इंडियन एजुकेशन सिस्टम पे भरोसे पे नहीं बैठ सकते ना। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो क्लास वाला है वो मास के लिए है। राइट। अगर हमें क्लास बनना है तो बाहर हमको स्किल्स डेवलप करनी पड़ेगी। जैसे आपने एक स्किल डेवलप करी एज अ इंटरव्यूअर, और हमने ये बाहर जाके स्किल डेवलप करी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। मैं जो क्लासेस लेता हूँ या जो पर्सनैलिटी डेवलप करता हूँ, लोगों की स्पीकिंग स्किल्स, ये किस तरह से आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। मैंने किताबें भी लिखी हैं बहुत सारी कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, किस तरह से बातें करें, आईज मीट कैसे करनी है। जब तक आपकी स्किल्स डेवलप नहीं होगी, वो इंडियन एजुकेशन में अभी तक मिसिंग है। राइट सर, एक दो किताबों के बारे में आप बताएंगे जो आपकी हैं, जो हम पढ़ सकें और हमारी ऑडियंस पढ़ सके, और डेफिनेटली। कहाँ अवेलेबल होंगी वो? डेफिनेटली वो अमेजोन पे भी अवेलेबल है। जी। और सर, आपके हिसाब से अभी हमारे एजुकेशनल सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है जो हमें ठीक करनी चाहिए? आपको लगता है हम और अच्छा बेहतर कर सकते हैं? कुछ सुधार, कोई सॉल्यूशंस? एजुकेशन सिस्टम में ना मोरल वैल्यूज खत्म हो गई। मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि गीता को इंक्लूड करना पड़ेगा। गीता में बहुत अच्छे कंसेप्ट, फिर कबीर को हमको इंक्लूड करना पड़ेगा। जी। बिना, जब तक ये बच्चे ना गीता को जानते हैं ना कबीर को जानते हैं, तो वो सिर्फ पैसे पैसे को महत्व दे रहे हैं। है ना, आईआईटी कर ले, जेई कर ले, इंजीनियर बन जाए, खुद में उनमें क्यूरोसिटी नहीं है। क्यूरोसिटी डेवलप करने के लिए हमको हमारे सिद्धांत समझने पड़ेंगे। हमें पूछना पड़ेगा कि ये किस तरह से होता है।
आपको पेरेंट्स से पूछना पड़ेगा, आपको गूगल से पूछना पड़ेगा। वो राइट। क्यूरोसिटी कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व करूँ? हर हज़ारों घरों में, लाखों घरों में प्रॉब्लम्स हैं, पर हम क्वेश्चन्स ही नहीं पूछ रहे। बच्चों को क्वेश्चन्स पूछने की आज़ादी नहीं है। उसे कह देते हैं चुप हो जा, इस बारे में बात नहीं कर। अगर उसको क्यूरोसिटी डेवलप नहीं हुई, तो वो ग्रोथ नहीं कर पाएगा। इंडियन एजुकेशन से बाहर निकल के आपको इंस्टाग्राम बहुत अच्छा है, यूट्यूब बहुत अच्छा चैनल है और हज़ारों लाखों चैनल्स हैं, हज़ारों इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपको उनसे चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। आज जितना एजुकेशन सिस्टम सिखा रहा है, मेरे को लगता है उससे ज़्यादा तो आपको सोशल मीडिया सिखा रहा है। आज करेक्ट। हम सब सोशल मीडिया की देन ही तो हैं। तो वो आपको क्यूरोसिटी होनी चाहिए और ये नहीं होना चाहिए कि अब मैं एजेड हो गया हूँ ना, अब मैं बड़ा हो गया, 40 का हो गया हूँ, अब मैं सोशल मीडिया कैसे करूँगा? तो जितना ज़्यादा आप सोशल मीडिया पे होंगे, उसको यूज़ करेंगे, उससे टेक्निक सीखेंगे, आपकी स्किल डेवलप होगी, नई-नई चीज़ें सीखनी होंगी। मैं समझता हूँ हज़ारों सालों से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जो सोशल मीडिया ने सॉल्व करी है। तो उस तरह से आपको अपनी स्किल्स डेवलप करनी पड़ेंगी, सोशल मीडिया पे आना पड़ेगा। मैं रोज़ सीख रहा हूँ। आपको अपने अंदर ना एक स्टूडेंट वाली फीलिंग आनी चाहिए कि आई वांट टू लर्न। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई अब मैं फादर बन गया हूँ तो अब मेरे को कुछ नहीं सीखना है। तो ये जो स्टूडेंटशिप की फीलिंग आपके अंदर होगी, तो यू विल बी रेडी टू लर्न ईच एंड एवरीथिंग। कि पहले एक कैमरा से होता था, आपके तो 4 कैमरे हो रहे हैं, तब 10 हम्म। कैमरे हो रहे हैं। तो ये नहीं कि नहीं बहुत हो गया। इफ एनीथिंग न्यू टेक्नोलॉजी कम, हम लेटेस्ट मोबाइल अपडेट करते रहते हैं कि आज ये अपडेट आ गया। ये छोटे-छोटे अपडेट्स आपको अपनी लाइफ में डेली अपडेशन के लिए तैयार हो रहना चाहिए कि आई एम रेडी टू अपडेट। हर किसी चीज़ को एक्सेप्टेंस पावर होनी चाहिए, किसी चीज़ को टोको नहीं कि आज आप अपडेट होके आ रहे हो और बच्चे आपको बता रहे हैं कि पापा ये नहीं नहीं, नहीं, मैंने कल ही तो अपडेट करा था, आज तो फिर बात अरे! अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चीज़ समझ में आ रही है, न्यू वर्ड्स अपनी वोकैब्युलरी में ऐड हो रहे हैं। पहले हम व्हाट्सएप के जवाब देते थे ओके, अब वो केवल के पे रह गया। अगर के आ जाता है तो इसका क्या मतलब है, ये क्या तरीका है? हम्म। के का मतलब भी ओके हो गया। तो बी राइट। रेडी टू लर्न, बी अ स्टूडेंट इन लाइफ कि आई एम अ स्टूडेंट, मैं हमेशा जीवन में सीखने को तैयार रहता हूँ। करेक्ट। आपने बहुत अच्छी बात कही कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। जब हमें सीखने को मिले तो हमें सीख लेना चाहिए। तो आज के समय में माता-पिता के लिए आप कुछ ऐसी बात कहेंगे जिससे उनका बॉन्ड उनके बच्चों के साथ अच्छा बने, बेहतर बने और दोनों की जनरेशन का जो गैप है वो थोड़ा कम हो सके? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हर घरों में हम देख रहे हैं कि जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। जी। पुरानी जनरेशन अपने आप को अडेप्टेबल नहीं कर रही है। तो अगर आप देखें तो जो इंस्टाग्राम है वो 20 टू 25 ईयर्स की एज के लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अगर अब आपको बच्चों से कनेक्ट रहना है, तो आपका उनको फ्रेंड बनना पड़ेगा आपको। अब करेक्ट। गाइडिंग तो पेरेंट्स के पास कम गाइडिंग है। हमारे ज़माने में पेरेंट्स ज़्यादा गाइड करते थे। जी। पर आजकल बच्चे पेरेंट्स से तो क्वेश्चन पूछ ही नहीं रहे हैं ना। उनको हर क्वेश्चन का आंसर गूगल पे मिल रहा है। तो अब पेरेंट्स को इंस्टाग्राम पे आना पड़ेगा। यानी कि पेरेंट्स को अपग्रेड करना पड़ेगा कि जी। हर बात पे बच्चों की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो बच्चे 10 बजे उठ रहे हैं, 11 बजे उठ रहे हैं, तो अगर आप उनको ज़्यादा डाँटोगे, करोगे तो वो अलग हो जाएँगे। क्योंकि आपने जहाँ जितनी इनकम बनाने की कोशिश करी अपने पूरे जीवन में, वो 10-11 बजे उठ के भी उस इनकम लेवल पे पहुँच जाएँगे। तो करेक्ट। आप उनको रोज़-रोज़ टोकोगे, हर बात पे टोकोगे, तू बिज़नेस क्लास क्यों जा रहा है? तू हुँ। बिज़नेस क्लास में क्यों ट्रैवल कर रहा है? अरे आपने अगर जीवन स्कूटर पे बिताया है, अगर वो अफ़ोर्ड कर सकता है, उन्हें पता है बिज़नेस क्लास में ट्रैवल करने से अगर 4 बिज़नेसमैन आपको मिल जाते हैं, तो आपकी बिज़नेस की इनकम कब डबल हो जाएगी आपको नहीं समझ में आएगा। तो आपको हर चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इफ द न्यू जनरेशन इज़ फ्लाइंग, लेट देम फ्लाई। आपके पर कतरे थे, आपके परिवार वालों ने, अब बच्चों के पर आप क्यों कतर रहे हो? बिल्कुल। बच्चे दिल्ली रहते हैं, अब वो जयपुर शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बच्चे गुड़गाँव शिफ्ट होना चाह रहे हैं, बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं। लेट देम फ्लाई, अब द होल वर्ल्ड इज़ नाउ। अभी मेरे बच्चे अगर ऑस्ट्रेलिया में हैं, तो ज़ूम पे, वीडियो कॉल पे मैं 24 घंटे अटैच रहता हूँ। सो जैसे माता-पिता के बारे में हमने बात कर ली है आज की जनरेशन के लिए, तो आज की जनरेशन में, आज के समय में जो हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनका क्या रोल रह गया है? दादा-दादी या चाचा-चाची जो बड़े हो गए हैं, जो 60 प्लस हो गए हैं, 70s में आ गए हैं, वो अपने बच्चों को संस्कार में जोड़ें, है ना? उन्हें मंदिर लेके जाएँ।
मैं क्योंकि हजारों परिवारों में मेरा उठना बैठना हो रहा है, अगर आप 70s में आने के बाद भी पैसा कमाने की ही सोच रहे हो तो आप बच्चों से नहीं जोड़ पाओगे। इस एज तक आते आते आपके पास आपके फाइनेंशियल नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो आप बच्चों को मंदिर लेके जाओ, बच्चों को घर में गीता पढ़ाओ, बच्चों को रामचरितमानस पढ़ाओ, बच्चों के साथ खाना खाओ। ये एज होती है बच्चों से जुड़ने की। अगर नया नया जो पोता होता है वो 15 साल तक आपके साथ जुड़ जाता है तो वो जीवन भर आपके साथ जुड़ा रहेगा। आप बच्चों को समय दोगे तो बुढ़ापे में बच्चा आपको समय देगा। जी। पर आप दादा दादी होते हुए भी आप टीवी सीरियल्स देख रहे हो। आजकल जितने घरों में मैं जाता हूँ तो वो टीवी सीरियल्स देख रहे हैं, सास बहू की लड़ाइयाँ देख रहे हैं। फिर आप कहते हो कि बच्चे आपकी सुनते ही नहीं है। तो अगर क्योंकि एक समय था कि जब ये दादा दादी ये काम करते थे, हमने वो समय भी देखा हुआ है। पर एकदम से ये नया जमाना आया सास बहू की लड़ाइयों का, तो उसमें इंटरेस्ट अगर आपका शिफ्ट हो गया, फिर आप कहते हो कि अब जॉइंट फैमिलियाँ नहीं रहती हैं। तो गलतियाँ वहीं से हो रही हैं कि आप अपना टीवी से इंटरेस्ट हटा के बच्चों में इंटरेस्ट लो। बिल्कुल, यानी कि जैसा हम देखते हैं वैसा हम सीखते हैं, तो हम कोशिश करें कि उनको समय दे, स समय इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जितना जी। समय डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है। आप हुँ, जितना समय बच्चों के साथ देंगे, बच्चा उतना ही समय आपको देगा। बच्चे की बिल्कुल। मेमोरीज बिल्कुल क्लियर होती हैं। उसे घूमना जाना है, आप संडे को आप उनको घुमाने लेके जाओ। आप गार्डन जाओ, आप दादा रेस्टोरेंट लेके जाओ। आप फैसिलिटीज दो बच्चों को, ड्राइवर की, कार की। आप अफोर्ड कर सकते हो। फिर भी आप फैसिलिटीज नहीं दोगे तो बुढ़ापे में वो बच्चा फिर आपके ऊपर स्पेंड नहीं करेगा। राइट, क्योंकि उसने शुरू से ही फिर बचाना सीखा है। उसने जैसे जो आपने सिखाया उसे कि भाई घर बैठे रहोगे आप तो बच्चा भी घर बैठा रहेगा। सर, जैसा हमने आपकी बहुत सारी वीडियोज़ जो वायरल हुई उसमें हमने देखा कि आप एक वर्ड यूज़ करते हैं जो है एजिंग ग्रेसफुली, तो क्या एक बार एक्सप्लेन करेंगे आप? बहुत सारा अनुभव हुआ क्योंकि मेरे 1000 2000 घरों में उठना बैठना है। 75+ वाले लोग इतने ज़्यादा हो गए हैं हर घरों में। तो 95% लोग कुंठित है ना। उनके कुछ ना कुछ या तो बीमारी होती है या थॉट्स बहुत गलत चलते रहते हैं। मुश्किल से 4-5% ऐसे लोग हैं जो ग्रेसफुली एजिंग कर रहे हैं। यानी कि आप अपना फ्रेंड सर्कल 15-20 फ्रेंड्स उस एज तक मेंटेन करके रख रहे हैं कि आपके फ्रेंड्स हैं। आप हर संडे उनके साथ किट्टी कर रहे हैं। हुँ, आप स्पेंड कर रहे हैं दोस्तों के साथ, आप खुश होके आ रहे हैं। बच्चों के साथ आप शिमला जा रहे हैं, गोवा जा रहे हैं, ट्रिप्स बना रहे हैं। मरने के बाद आप पैसा देके नहीं जा रहे हो। जीते जी अपना पैसा स्पेंड कर रहे हो बच्चों के ऊपर कि ठीक है राइट, तेरा 5 दिन का ट्रिप है, चल मैं तेरे को लेके चलता हूँ। आप पूरी बस हायर कर रहे हो अपनी पूरी फैमिली को लेके। इसे कहते हैं ग्रेसफुली एजिंग। तो लोग बाग ओके। आपको प्यार करेंगे क्योंकि आप उन पे बर्डन नहीं हो कि भी कहीं भी जाना है तो आप बच्चे का इंतजार कर रहे हो कि तू मुझे ले चल। हुँ, आपका ड्राइवर है, आपका कार है, आप बच्चों को लेके जा रहे हो। आपका सर्किल, आप कहीं भी जा रहे हो तो आपके 4 फ्रेंड्स आपके साथ जा रहे हैं। ये राइट, होता है ग्रेसफुली एजिंग, जो आपने गोल्डन एज है। आप हंस रहे हो, आप हुँ, मुस्कुरा रहे हो, आपने जो जिंदगी भर पैसा कमाया है उस पैसों का आप सदुपयोग कर रहे हो, खुद के ऊपर भी और परिवार के ऊपर भी। केवल ये विल बनाने के चक्कर में ही पड़े हुए हो, इसको दूंगा उसको दूंगा। और कुंठित मन किसी को भी पसंद नहीं आता है। तो ये बिल्कुल। जीवन में बहुत जरूरी है। मैं सजेस्ट करूंगा, ये मेरा एक फोकस भी है कि हर कोई पर्सन ग्रेसफुली एज करे। एजिंग विद स्माइल, विद हैप्पीनेस। जहां आप बैठे हो 4 लोग आपके साथ बैठना चाहें, है ना। आप दादा दादी करेक्ट। हो तो बच्चे आपके पास आके बैठना चाहें कि इनके पास बैठने से फोर्स करेंगे। वो हुँ, आपसे आके कह सके दादा संडे को मेरे को पिक्चर दिखा के लेके आओ। इतनी बच्चों के पास पावर है। और वो जानते हैं कि दादा एक्सेप्ट करेंगे कि अच्छा चल अब की बार संडे को आपका मन नहीं है जाने का, लेकिन बच्चों ने आपको फोर्स करा तो उनको पता है कि वो मेरी बात को एक्सेप्ट करेंगे। राइट, दैट इज ग्रेसफुली एजिंग, क्योंकि आप एंजॉय करते हुए अपना वो एंड पीरियड आपका 70 to 80, 70 to 85, 70 to 90, इसमें आप खुश हो, कुंठित नहीं हो। इंडिया राइट। हैप्पीनेस इंडेक्स में बहुत पीछे रह गया क्योंकि हर घर में एक दो कुंठित बुजुर्ग हैं हुँ, जिनको बहू पसंद नहीं है और जिनको बेटा पसंद नहीं है और जिनको बच्चे पसंद नहीं आ रहे हैं, बच्चों की चिक चिक पसंद नहीं आ रही है। इसलिए इंडिया बहुत पीछे रह गया। क्योंकि मैंने फॉरेन ट्रेवल करा हुआ है, मैं देखता हूँ स्किल्स होते हैं। 75 वाले बुजुर्ग भी हंस रहे हैं, डांस कर रहे हैं। आप कहीं भी जाओ वो टूरिंग कर रहे हैं तो पूरा पैसे स्पेंड कर रहे हैं। और हुँ, आप इंडिया में जाओगे तो वो कुंठित आदमी रह रहा है।
वो किसी से बात नहीं कर रहा है, बहुत फर्क पड़ रहा है। उसकी शक्ल के ऊपर 12 इसीलिए बजे हुए रहते हैं क्योंकि उसका पैसे खर्च करने का दिल ही नहीं हो रहा है। जब वो पैसे खर्च नहीं कर रहा है तो वो बाहर जाके भी पैसे बचाने की सोच रहे हैं। अब आप बाहर जा रहे हो, बच्चों को टॉफीज नहीं दिला रहे हो, बच्चों को चॉकलेट नहीं दिला रहे हो, आइसक्रीम नहीं दिला रहे हो, तो वो नेक्स्ट टाइम आपके साथ जाएगा नहीं। राइट। वो ग्रेसफुली एजिंग हुई नहीं, फिर अगली बार वो आपको छोड़ देगा कि हम अपने आप ही चले जाएंगे, कि उसने नोटिस किया कि ये 3 दिन मेरे साथ गया है पर इसकी जेब से पैसे ही नहीं निकले, बार बार कहीं भी जा रहे हो पेमेंट बच्चे को ही करना पड़ रहा है, तो वो अगली बार उन बुजुर्गों को लेके नहीं जाएगा। तो सर, जैसा हमने पहले के समय में देखा था कि बुजुर्गों की एक बहुत ही अहमियत थी कि कोई भी फैमिली फंक्शन होगा, कोई भी अच्छा कार्य होता है तो उनको बुलाया जाता है, इंसिस्ट किया जाता है। लेकिन आज के समय में हम देख रहे हैं कि सिर्फ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं। तो अब ज़्यादातर 70s वाली एज ग्रुप को क्यों कोई बुलाना पसंद नहीं करता, या क्यों अब उतना एफर्ट्स नहीं डालते, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटीज रह गई हैं? ये बिल्कुल सही बात है। पहले के आदर्श अलग थे। आजकल हम सब उम्मीद ये करते हैं कि अगर हम बुजुर्ग को बुलाएं तो वो सेल्फ डिपेंडेंट हो, वो खुद अपनी व्हीकल से आए, खुद अपने ड्राइवर से आए। पर अगर वो बर्डन होता है कि भाई कोई उसको दूसरा लेके आए, तो फिर कोई दूसरा उसको लेने वाला मिलता नहीं है। तो अगर ये बुजुर्ग ये समझे कि हम खुद ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, कार चालक अफोर्ड कर सकते हैं, ड्राइवर अफोर्ड कर सकते हैं, और फिर इनका एक दूसरा सेकंड होता है कि इनको कहीं भी फंक्शंस में जाके जल्दी आना होता है। हम्म। जितने बजे ये वापस आना चाहते हैं उतने बजे फंक्शन स्टार्ट भी नहीं हो रहा होता है। राइट। तो क्योंकि इन्होंने अपनी हैबिट्स में एक हैप्पीनेस इंडेक्स को नहीं डाला, कि सेल्फ कन्वीनियंट एक अलग चीज है और हैप्पीनेस इंडेक्स कहीं जाके हम खुश हों, वो एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं जाए, कि हमें हम्म। आनंद की अनुभूति हो रही है कि बच्चों को हंसता खेलते हुए देख के, अपने सामने बच्चों को ग्रो होता हुआ देख के अगर वो खुशी महसूस करेंगे और खुशी के वाइब्रेशन देंगे तो सब उन्हें बुलाना चाहेंगे। पर हर कोई आदमी ये देख रहा है कि भाई वहां पे जाके मेरे को कितना मान दिया, मेरे को कितना सम्मान दिया, मेरे को पूछा कि नहीं पूछा, मेरे लायक खाना है कि नहीं है। तो वो जो मैं की भावना है, आजकल की जनरेशन उसको टॉलरेट नहीं करती है। आजकल हम्म। की जनरेशन कहती है कि इसको अपनी अपनी पड़ी है, तो फिर वो बुजुर्गों को नहीं बुला रहे हैं। तो मैंने इसीलिए अगेन कहा, ग्रेसफुली एजिंग में ये मैं की भावना से ऊपर उठ के जो परिवार की भावनाओं को इम्पोर्टेंस देते हैं, कि मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम खुश हो, मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम एंजॉय कर रहे हो, वो जनरेशन, वो ओल्ड एज लोग आज भी एंजॉय कर रहे हैं, वो आज भी वेलकम है। राइट। तो सर, जैसे आज ये पॉडकास्ट काफ़ी लोग देखेंगे, हो सकता है कि 70+ एज के लोग भी ये पॉडकास्ट देखें। तो आपको क्या लगता है कि वो इसके बाद अपने जो भी जीवन यापन उन्होंने किया है, जो उनकी आदतें हैं, उसमें वो बदलाव कर सकते हैं, और वो कितना पॉसिबल है, कितना नहीं? बिल्कुल पॉसिबल है। देखिए, प्रेम भाव का आना, आपको जीवन में कभी भी ये चीज़ समझ में आ जाए कि अगर मेरे को ग्रेसफुली एजिंग होना है, तो आप तभी से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने भावों में परिवर्तन कर सकते हैं। मन के हारे हार है, मन मन के के जीते जीते जीत। जी। अगर आप मन में ये ठान लें कि हाँ, मेरे को बच्चों के साथ कंपनी एंजॉय करना अच्छा लगता है, तो अगर आपको खाने की प्रॉब्लम है तो आप अपना टिफिन साथ लेके जा सकते हैं, कि भाई मेरे को दलिया खाना है या मेरे को घिया खानी है, तो आप अपना टिफिन लेके जाएं तो खाने की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कि मेरे को वहाँ का खाना पसंद नहीं आता है। और राइट। फिर आप अपनी कैपेसिटी से आधा घंटा ज़्यादा अपना ड्राइवर लेके गए हुए हैं, जब आपको हम्म। थकान हो तब आप वापस आए। सिर्फ अंदर ये प्रेम भाव आए और ग्रेसफुली एजिंग का कंसेप्ट समझ में आए, कि अच्छा लगना, भावों में एक इम्प्रूवमेंट होना, सुकून मिलना, मेरे को नई जनरेशन से जुड़ना है, और परिवर्तन संसार का नियम है, कि अगर मेरे को अब हैप्पीली एजिंग करनी है तो मेरे को इनके साँचे में ढलना होगा, हम्म। ना कि आप न्यू जनरेशन को अपने साँचे में ढलना चाहो तो फेल हो आप, वो पॉसिबल नहीं है। आपको साँचे में ढलना पड़ेगा। आज मैं अपनी उस स्टेज से, जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्टेज होती है हाई लेवल, वहां से उठ के इंस्टाग्राम पे आ रहा हूँ। तो अब मैं समझ पा रहा हूँ कि मेरी डॉटर से मुझे बात करनी है, तो हम्म। मेरे को थ्रू रील्स बात करनी पड़ेगी। अगर मेरे को वाइब्स कुछ देने हैं बच्चों को, तो मेरे को डायरेक्ट तो कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। राइट। तो अब आपको न्यू जनरेशन के अकॉर्डिंगली ढलना पड़ेगा, अंदर खुश होना पड़ेगा, तो आपके वाइब्स बच्चे समझ जाएंगे कि हाँ, इनको फैमिली फंक्शंस अच्छे लगते हैं, दे आर नॉट अ बर्डन ऑन अस, तो पीपल विल स्टार्ट इनवाइटिंग देम। सर, जैसा एक एक घर में 3 जनरेशन हमारी रह रही है,
तो क्या ये पॉसिबल है कि तीनों जनरेशन में आपस में प्यार बना रहे? है बहुत डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं खुद जॉइंट फैमिली से हूँ और मैंने इसको घटते हुए देखा है। फिर भी जो मैंने कहा, मेरे एक्सपीरियंसेस में मैंने लिमिटेड 4-5% घरों में ये चीज़ देखी और मैंने ये अनुभव करा कि पॉसिबल है। जब एक जना कर सकता है तो सारे घर कर सकते हैं। आपको अपने आप को बॉस मानना बंद करना पड़ेगा। और ये मेरी पॉलिसीज़ थी और ये हमारे ज़माने में होता था। इस सिस्टम को ख़त्म करके आपको न्यू जनरेशन्स को अडॉप्ट करना पड़ेगा, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के लिए। पॉसिबल है और ऐसे लाइव एग्ज़ाम्पल सबके सामने हैं। हर किसी के जीवन में एक तो घर ऐसे ज़रूर दिखेगा वो, कि जहाँ आज भी 3 जनरेशन से रह रही हैं। तो हुँ, वहाँ पे सीखो और अडॉप्ट करो। ये नहीं कि साहब वो घर अलग है, मेरा घर अलग है। अगर वो घर कर सकता है तो आप भी कर सकते हो। वो राइट। क्या पॉलिसीज़ अडॉप्ट कर रहा है? क्या वो साथ खाना खा रहे हैं तीनों बैठ के? क्या पूजा साथ कर रहे हैं? क्या मंदिर हुँ, साथ जा रहे हैं? क्या घूमने साथ जा रहे हैं? पैसा खर्च कर रहे हैं? कहीं भी साथ जा रहे हैं, अगर ओल्ड जनरेशन खर्च कर रही है, तो वो घर साथ चलेगा। और अगर वो उम्मीद कर रहा है ओल्ड जनरेशन की न्यू जनरेशन खर्च करे, तो प्यार खत्म हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जहाँ बुजुर्ग साथ है और बुजुर्ग के पास पैसा होते हुए वो खर्च नहीं कर रहा है, फिर उसको कोई कैरी नहीं करेगा। सर जैसा हमने देखा है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं, वो खर्च करने में थोड़ी बचत करना शुरू कर देते हैं। मतलब वो बचत करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं और खर्च कम करते हैं। तो वो ऐसा क्यों करते हैं? आपको क्या लगता है कि उनके रिसोर्सेज़ कम हो गए हैं, इस वजह से वो ऐसा कर रहे हैं या इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे हज़ारों क्लाइंट्स हैं एजेड, उनको डर ये रहता है कि भई मेरे मरने के बाद मेरे स्पाउस का क्या होगा? हुँ, उसका खर्चा कैसे चलेगा? मिसप्लान्ड है, मतलब प्लानिंग करते नहीं हैं। अगर वो प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ बैठे हैं या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बैठे हैं कि भाई मेरे पास ये फंड है और हुँ, इतना हमें ज़रूरत पड़ेगी हमें बचे हुए लाइफ स्पैन के लिए। 10 साल की लाइफ बाकी है, 15 साल की लाइफ बाकी है, 20 साल की लाइफ बाकी है। आप हुँ, 100 इयर्स मान के चलो और पूरी प्लानिंग कर लो कि हाँ भाई, इतना पैसा मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उसके ऊपर मैं स्पेंड कर सकता हूँ। क्योंकि ज़रूर आपको 5 साल जीना इम्पोर्टेंट नहीं है, 2 साल खुशी के साथ जीना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो हैप्पीनेस को आप मिस करके क्वांटिटी ऑफ लाइफ बढ़ा लेते हो कि हुँ, भाई मैं पैसा बचा के 5 साल जी लूँगा, हुँ, पर इससे बेटर है पैसा खर्च करके 2 साल क्वालिटी लाइफ जी लो। और राइट। जहाँ तक मेरे अनुभव है पिछले 30 साल के, कोई भी बुजुर्ग पैसा कम होने से परेशान नहीं हुआ है कि साहब मेरे पास अब पैसे ही खत्म हो गए हैं, हुँ, तो पैसे खत्म हो गए हैं तो क्या हुआ? मेरी गारंटी है हर आदमी पैसा छोड़ के ही मर रहा है। बस पैसा हुँ। प्लान करके खर्च नहीं कर रहा। समय नहीं मिल पाता है शायद। तो आपको क्या लगता है कि अ, उनको किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए? डेफ़िनेटली इस एज में आने तक हर किसी के पास चार्टर्ड अकाउंटेंट होता ही है, फाइनेंशियल एडवाइज़र होता ही है। हुँ, जाओ अपने सीए के पास, उसको घर बुलाओ और बैठ के बाकायदा पेपर लेके अपना हिसाब-किताब लिखो कि भई ये मेरे पास फंड्स हैं। अब आप हुँ, बताएँ हाउ मच आई कैन स्पेंड, और वो एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन देगा आपको। उस ओपिनियन के अकॉर्डिंगली यू विल रियलाइज़ कि यार यू कैन स्पेंड। राइट। तो सर हम जैसा देखते हैं कि अगर एक माता-पिता के 3 बच्चे हैं और वो छोटे वाले के साथ रह रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि जहाँ उनकी मृत्यु होती है, जिनके साथ वो रहते हैं, उनकी जितनी भी जमा पूँजी होती है, वो अपने पास रख लेते हैं, यानी कि उसका बँटवारा सही तरीके से नहीं करते। तो इसके लिए क्या सॉल्यूशंस हैं? ये इंडिया में बहुत बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम ने मोरल वैल्यूज़ प्रॉपर्ली बताई नहीं गई। तो ये हर घर की कहानी है कि कोई भी मरता है तो इमीडिएट जो भी उसकी ज्वेलरी होती है, प्रॉपर्टी होती है, जिसके भी कब्जे में आ जाती है, हुँ, जिसके भी हाथ पड़ जाती है, वो तुरंत उसको अपने पास ले जाता है और ना तो प्रॉपर बँटवारा करता है, ना बताता है कि भई ये सारी ज्वेलरी कहाँ गई? वो कहता है खत्म हो गई, कुछ भी नहीं था। हुँ, तो इसका प्रॉपर तरीका है विल बना के डेथ करना। एवरी पर्सन जैसे ही 70 इयर्स की उसकी एज हुई, हुँ, उसको अपनी विल बना देनी चाहिए कि मैं ओके, कहीं भी, चाहे मेरी डेथ होए, चाहे छोटे बेटे के पास होए, चाहे काशी में होए, चाहे मथुरा में होए, कहीं भी मेरी डेथ हो जाए तो मेरे मरने के बाद ये मेरे पास 10 लाख रुपए हैं, ये मेरे 3 बच्चे हैं, इसको मिलना चाहिए, मेरी ज्वेलरी का बँटवारा इस तरह से होना चाहिए। तो ये इंडिया राइट। में बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
सर जैसा अभी आपने बात करी विल की, तो कई लोग हैं जिनको इसके बारे में पता है लेकिन उनको ये नहीं पता कि हम ये बनाए कैसे या हमें कैसे करना चाहिए। तो आप उन्हें कुछ सुझाव देंगे कि किस तरह से उनको ये फॉलो करना है? देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। ये एक प्लेन पेपर है, ये पेपर लो, पेन लो, और ये लिखो कि मैं अनुराग अग्रवाल अपने बढ़ने के बाद जो मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, वो 2.5 लाख रुपए इसको देना चाह रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए इसको देना चाह रहा हूँ, और एक साइन आप कर दो और एक साइन ये कर दे। ये हो गई विल। दिस पेपर इज अ विल। अब आप इसकी 3 फोटोकॉपी करा के सील्ड एनवेलप में और एक लॉकर में रख दो, एक वकील के पास दे दो, एक अपने सीए को दे दो। इतना सिंपल विल का फॉर्मूला है। और विल अपनी डेट लिख दो। 1 साल बाद आपको विल चेंज करने का मन हो तो वापस एक पेपर उठाओ, उसमें फिर अपने विल लिख दो, आज की डेट लिख दो। जो लेटेस्ट आपका विल होगी वो विल वैलिड हो जाएगी। हाउ सिंपल दिस विल इज। स्टिल आई एग्री विद यू कि इंडिया में 5% लोग ही विल बना रहे हैं जिनके पास पैसा है। जिनके पास नहीं है वो तो क्या विल बनाएंगे, लेकिन जिनके पास पैसा है उनमें से भी केवल 5% ही हैप्पी फैमिलीज है। 5% ही एजिंग हैप्पीनेस हो रही है। ये रूल हो गया कि हैप्पीनेस कौन ले रहा है, वो 5% परिवार ही खुश हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे ये सारे कंसेप्ट क्लियर हैं। वहां पे उनके पास कोई गुरु है, कोई मेंटर है। आपके जीवन में मेंटर होना एक जरूरी है ना। आप अपने आप में शून्य हैं। आप बिल्कुल। अगर अपने मन के मुताबिक जी रहे हैं तो कोई फर्क नहीं है आप में और गधे में। आपके पास एक गुरु होना चाहिए, एक टीचर होना चाहिए, एक ऐसा वेल विशर होना चाहिए जो आपको बताए कि भाई मैं इस तरह से बिहेव कर रहा हूँ, ये सही है या गलत है। राइट। तो वहां से आपको गाइडेंस मिलेगी कि नहीं भाई तू इसमें और इम्प्रूवमेंट कर। अगर आप यही समझते हो कि मैं सही हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वही सही हूँ, मैं मरूंगा ही नहीं, मैं 90 से पहले मरूंगा ही नहीं, और पता चलता है आप अगले दिन मर जाते हो बिना बिल, तो यू शुड हैव समवन हु कैन गाइड यू ऑल दीज थिंग्स। अदरवाइज अगेन सोशल मीडिया पे सब अवेलेबल है। बिल्कुल। तो वो भी एक गुरु ही है, सोशल मीडिया इज अ गुरु। राइट। आप किसी भी तरह से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है कि यार विल ऐसे बनाते हैं। हाउ सिंपल इज लाइफ। करेक्ट। तो सर आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो आप उस एक्सपीरियंस से कुछ टिप दे सकते हैं जिससे हम ये 5% जो आज हैं उसको 50% तक ले जा सकें? डेफिनेटली आप जब भी न्यू जनरेशन अपने फैमिली के साथ बैठे, तो अगर आप खुद नहीं कह पा रहे हो तो आप उनको ये पॉडकास्ट दिखा दो, कोई सोशल मीडिया की रील दिखा दो, राइट। आप इनको डिस्प्यूट्स दिखा दो कि पापा जो इतने कोर्ट्स में डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने भाई भाई में डिस्प्यूट चल रहे हैं, जितने भाई बहनों में डिस्प्यूट चल रहे हैं, आप प्रैक्टिकल दिखाओ ना। इंडिया का सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आने वाले 1,000 सालों तक केसेस सॉल्व नहीं हो सकते, सारे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट्स है, क्योंकि वो पिताजी मर गए, माताजी मर गई, विल बनाई नहीं, और छोटे भाई ने सारा पैसा हड़प लिया, सारी माताजी की ज्वेलरी उसके पास है, वो देता किसी को भी नहीं है, और वो खुद भी उसको एंजॉय नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो मजा मार्केट में कहीं पहनेगा तो पता चल जाएगा कि ये तो माताजी की ज्वेलरी है। तो ये राइट। सारी चीजें डिस्कस करो फैमिली में कि जो टैबू है कि भाई मैं कैसे बोलूँ इन बातों को, तो आप नहीं बोलो, आप उनको यूट्यूब वीडियो दिखा दो, राइट। कैसे भी तरह टीवी पे चला दो। ये सारे तो टीवी पे चल जाते हैं, सबके स्मार्ट घरों में टीवी है, तो वो टीवी पे चला दो, कनेक्शन काट दो, आधा घंटा ये वॉइस भी उनके पास जाएगी। यार इतना आसान है क्या विल बनाना, एक पेपर पे लिखना होता है क्या। तो ये डेफिनेटली अब सोशल मीडिया की जो अप्रोच हुई है, अब टीवी केवल वो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं रहा है, धीरे 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 अवेयरनेस बढ़ेगी। अगर सपोज वो ओल्ड जनरेशन रह भी गई तो कम से कम मैं जानता हूँ जो मेरी जनरेशन वाले हैं, ये 5% मेरे पिताजी वाली जनरेशन की थी, जो मेरी वाली जनरेशन है वो तो गारंटीड 50% तक बात पहुंच जाएगी, और नीचे वाले जनरेशन तक ये धीरे धीरे परकुलेट होकर 80-90% तक पहुंचेगी। करेक्ट। तो डेफिनेटली ये दिन पॉजिटिव आने वाले हैं कि लोग बाग एक प्लेन पेपर पे लिख के जाएंगे। मतलब सर इसमें हमारी जनरेशन का भी रोल है कि हम इंक्लूड करें उनको अपने साथ साथ आपको अवेयर एक्टिविटीज तो में। करना ही पड़ेगा ना, आपको राइट। कैसे भी, अगर वो टीवी देखना चाहते हैं तो आप टीवी पे वीडियोस लगा दें, जी। और नहीं तो आप उनको सोशल दिखाएं कि भाई कितने डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, कोल्ड वॉर चल रहे हैं घरों में। दो भाई साथ तो दिखेंगे आपको बाहर अच्छे अच्छे, लेकिन अंदर से उनके डिस्प्यूट चल रहा है कि हमारा पार्टीशन नहीं हुआ, कमरा बंद कर रखा है, एक दूसरे ने कमरे नहीं दे रहे हैं उसको, उसकी जमीन पे डिस्प्यूट चल रहा है, दीवारें खींच रखी है, वो तो सामने रहा है। मेरे को आप एक ऐसा घर बता दो कि जिसमें ये डिस्प्यूट नहीं है, चाहे वो मेरा घर हो चाहे आपका घर हो, कमरे बंद पड़े हैं भाई भाई के, चाचा चाचा के,
कितनी छोटी सी बातें हैं, बस विल बनानी है, प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। राइट। जैसे सर मेरे दादाजी हैं, पहले हमें बहुत गुस्सा करते थे कि फोन क्यों चला रहे हो ये वो, अब हमने उन्हें भी फोन चलाना सिखा दिया, तो अब वो भी हमारे साथ फोन चलाते बहुत बढ़िया, हैं। बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छी बात है कि आपको अपनी जनरेशन को उनको साथ लेके चलना पड़ेगा। जी, तो हमारी उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ये बनती है अपनी ये, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको अवेयर कराएं कि ये सब चीजें हो रही हैं। जी। उनको ये बताएं कि आपको क्यों नहीं बुलाते हैं आपके ब्रदर्स। उनको ये हम्म। समझाओ कि आपके चाचा, ताऊ, भाई, भतीजा आपको इसलिए नहीं बुला रहे हैं क्योंकि आपने प्रॉपर बंटवारा नहीं करा हुआ है, आपने प्रॉपर विल नहीं बना रखी है। तो हम्म। हर किसी के दिल में रहता है कि भाई पता नहीं इसके मरने के बाद किसको मिलेगा। तो वो लड़ाई का माहौल है। कोल्ड वॉर नहीं दिखता है आपको सब घरों में। राइट, हाथी के तो दांत खाने के और हाँ, दिखाने के तो और। प्रेम और प्यार करना है तो ये सिंपल, कितना क्लियर करो ना। सब चीजें आप क्लियर करके जियो जी। ना, जितनी ओपननेस आएगी। ये सब विदेशों में है, केवल इंडिया में ही इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ एजुकेशन सिस्टम में ये समझाई नहीं गई बात, हम्म। है ना। वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मास के लिए बनाई, नौकर पैदा करने के लिए बनाई कि भाई हमको नौकर। तो उनको ये पता ही नहीं था ब्रिटिशर्स को कि इंडिया में भी पैसा होगा। उन्होंने सिस्टम ऐसा बनाया था कि इंडिया में पैसा होगा ही नहीं, तो ये चीजें इंडियंस को समझाओ नहीं। हम्म। अब इंडियंस के पास पैसा हो गया तो डिस्प्यूट ज्यादा हो गए। तो राइट। अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगी, पर क्या पता गवर्नमेंट चेंज नहीं करे। पर ये चीजें हम पे हैं, इन्फ्लुएंसर्स पे है कि जितने भी पॉडकास्ट बना रहे हैं वो समझे कि वो ऐसी चीजें बनाए कि पब्लिक तक ये बात पहुंचे कि भाई ये कोल्ड वॉर्स खत्म हो। राइट, सभी को आपकी तरह ये जिम्मेदारी समझनी है कि ये हमारा काम है आगे बात पहुंचाना, तो बिल्कुल, हम मैं भी चेंजेस ला चाहूंगा कि सकते हैं। जितने ज्यादा घरों तक ये पॉडकास्ट पहुंचेगा उतने घर सुधर जाएंगे। सर हम मान लेते हैं कि विल नहीं बनाई है, तो इसका क्या नुकसान हो सकता है? भी इसका नुकसान तो हम हर घर में देख ही रहे हैं कि जॉइंट फैमिली टूट गई। अब हम्म। जिसको हिस्सा भी नहीं मिलता है, जिसको प्यार भी नहीं मिलता है, तो फिर वो भाई अलग हो जाता है। चाहे फिर वो किराए के घर में रहे, धीरे धीरे ग्रोथ करता है। अब वो सिंगल हम्म। फैमिलीज हो जाती है। सिंगल फैमिली होने के बाद क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला हुआ था, वो सिंगल चाइल्ड पॉलिसी पे आ जाते हैं कि भाई हम एक ही बच्चा अफोर्ड कर पाते हैं। अब वो एक बच्चा होता है तो वो एक बच्चे को पैम्पर करते हैं, तो ना उस बच्चे की ग्रोथ सही हो पाती है। एक हम्म। जॉइंट फैमिली में पले हुए बच्चे के चेहरे की आनंद ही कुछ और है। उसका जीवन 2-3 बच्चों के साथ खेलने में बीतता है। बिल्कुल। और एक सिंगल चाइल्ड वाला वो केवल मोबाइल पे चलाता है, उसको ये पता ही नहीं है कि ये चाचा है कि ताऊ है कि मामा है कि बुआ है। उसकी ग्रोथ और उसकी ग्रोथ पे तो भारत विकसित राष्ट्र बनेगा उन बच्चों से जो 4 जनों के साथ में चले हैं। बिल्कुल। ये सिंगल चाइल्ड कभी भी जीवन में किसी का भला नहीं कर सकता, क्योंकि वो बात बात में रूठता है। उसको हम्म। माँ बाप मनाते ही फिरते हैं। पैम्परिंग की आदत हो जाती पैम्परिंग है। की आदत होती है, उसमें क्रिएटिविटी मर जाती है। हम्म। क्योंकि उसको पता है कि मेरी हर बात तो वैसे ही है कि थोड़ा सा रूठने से पूरी कर देंगे। हम्म। तो इंडिया की ग्रोथ रुक जाएगी। कितना लॉन्ग टर्म इफेक्ट है कि अगर आपको प्यार बचाना है तो आपको जॉइंट रहना पड़ेगा। जॉइंट रहने से ही आप 2 बच्चे का सोच सकते हो, 3 बच्चों का सोच सकते हो। तो हेल्दी बच्चे पैदा होंगे, हेल्दी, उनमें क्यूरोसिटी डेवलप होगी। माँ बाप हर कुछ चीजें नहीं सिखा सकते, चाचा सिखा सकता है, हम्म। बुआ सिखा सकती है। पर वो होंगे ही नहीं, न चाचा होंगे न बुआएं होंगी। माँ जी। बाप तो सिर्फ पैम्पर करने का काम रह गया उनका कि ला तेरे को ये दिला दो, ला तुझे वो दिला दो, ला तेरे को बाहर घुमा दूं। थोड़ा सा भी बिल्कुल। सिखाने की बात करो बच्चे नाराज हो जाते हैं। तो हम्म। जिनके भी सिंगल बच्चे हैं वो हैं ही इसीलिए कि उनके माँ बापों ने वेल प्रॉपर नहीं बनाई थी। तो इसीलिए भाई भाई से अलग हो गया और वो हम्म। छोटे से घर में एक बच्चे से खुश है वो। हम्म। असलियत ये है, आप गारंटीड ले लो, जिसका भी सिंगल बच्चा है उसकी शुरुआत यही थी कि उसके पेरेंट्स ने कभी ना कभी विल नहीं बना के डिस्प्यूट पैदा करा। राइट, फिर अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो आपकी एब्सेंस में कोई और होता है बच्चे को देखने के लिए, तो हमेशा उसको गाइडेंस में ज्यादातर रहता जो है। लर्निंग है, जो क्यूरोसिटी है, वो जॉइंट फैमिली में दूसरे को देख के आती है। राइट। कभी भी किसी का भी पेरेंट्स नहीं सिखा पाता जितनी हम्म। चीजें वो बच्चा घर में 5, 10, 15 लोगों के साथ नहीं सीखता है। बिल्कुल। चाहे फिर वो गेम्स ही हो। आपको नॉर्मल चेस खेलने के लिए 4 आदमी चाहिए, ताश खेलने के लिए 4 आदमी चाहिए, फुटबॉल खेलने के लिए 3 आदमी राइट। चाहिए। कोई भी गेम खेलने के लिए वो घर में 4 आदमी होंगे ही नहीं। तो वो शेयरिंग की बच्चा भावना सीखेगा भी ही फिर नहीं। जॉइंट शेयरिंग के फैमिली से अपना सीखते हैं। लाखों बेनिफिट्स हैं। राइट। फिर वो आप कहते हो बच्चा बाहर गया, दोस्तों में बिगड़ गया। तो हम्म। आपने उस बच्चे को 4 दिए ही नहीं घर में बच्चे खेलने के लिए। तो उसने 4 बाहर ढूंढ लिए। और इसके जड़ कहाँ थी कि फादर ने, ग्रैंडफादर्स ने प्रॉपर विल करके वो पंगा खड़ा करा कि वो हम्म। बच्चों को अलग होना पड़ा।
अब अलग होने के बाद उन्होंने बच्चे पैदा ही नहीं करे फिर। सर, तो आपको क्या लगता है कि ये सब सही हो सकता है, अभी भी हम कुछ सुधार कर सकते हैं इसमें? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। आपने कभी सुना था कि टीबी का इलाज निकलेगा? हमारे घर जब पहले टीबी होता था तो लोग मरते ही थे। हुँ, फिर टीबी का इलाज आ गया, 9 महीने का कोर्स करो, टीबी सही हो गया। आपको हुँ, लगता है कभी कैंसर का इलाज निकलेगा? कभी कैंसर हो गया था, अब अभी तो उसकी डेथ ही होगी। वो युवराज वापस आ गया, वो हुँ, मनीषा कोइराला वापस आ गई। क्या हुँ, बिंदास एक्टिंग कर रहे हैं लोग बाग। बिल्कुल। हर चीज का इलाज आ गया। आपको कभी लगता था कि व्हाट्सएप आ सकता है फ्री में, इधर से उधर मैसेज वीडियो कॉल आ सकता है? हुँ, हर चीज पॉसिबल है। ऑप्टिमिस्टिक व्यूज, अवेयरनेस, जितनी ज्यादा आप इन चीजों को अवेयर कराओगे, जड़ तक बात को पहुंचाओगे कि ये जो प्रॉब्लम है इसकी जड़ तक पहुंच, इसकी जड़ तक पहुंच, तो वो जड़ तक पहुंचने की कोशिश करेगा कि यार प्रॉपर पार्टीशन नहीं हुआ था, इसलिए ये मनमुटाव है। इसलिए हुँ, मनमुटाव की वजह से इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स में कितना पीछे रह गया। तो राइट। जैसे मोदी जी ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम विकसित भारत करेंगे, हम सबको भी ऑप्टिमिस्टिक रहना पड़ेगा कि ये प्रॉब्लम्स सॉल्व होंगी, ये कोल्ड वॉर्स खत्म होंगी, और हम वापस वैसे ही प्यार की दुनिया में, हंसी खुशी की दुनिया में। सबको अच्छा लगता है, कोई एक आदमी बता दो जिसको परिवार अच्छा नहीं लगता। क्यों राइट। परिवार से दूर भागे? हुँ, क्योंकि प्रॉपर पार्टीशन नहीं हुए, जिसके हाथ में जो कब्जा कर लिया लोगों ने, बिल्कुल। मोरल वैल्यूज खत्म हुई, इसलिए परिवार टूटे। तो आई एम फुल्ली ऑप्टिमिस्टिक कि लोग फिर से हंसी खुशी की जिंदगी जिएंगे। सर, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमें इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, जो कि बहुत ज़रूरी भी थी। तो आप सभी इसी तरह के और पॉडकास्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस पॉडकास्ट को अपने बड़ों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि जो गलतियाँ हो रही हैं, उसमें सुधार किया जा सके। तो आपसे मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। थैंक यू फॉर कॉलिंग। थैंक यू।